हेलो चैंपियंस, वेलकम टू प्रारंभ बैच 2026। अगर आपको भी केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग लगती है, डिफिकल्ट लगती है, समझ में नहीं आती और यू लिफ्ट द प्रिपरेशन इन बिटवीन, देन दिस सीरीज इज फॉर यू। यस, फॉर यू। अगर आपने भी प्रिपरेशन केमिस्ट्री की वजह से प्रिपरेशन रास्ते में बीच में ही छोड़ दी है, तो ये सीरीज आपके लिए, ये प्रारंभ बैच 2026 आपके लिए है। इफ़ यू आर 11th क्लास स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट, जेई एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट और आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा ठीक है मेमोराइज करना स्टार्ट कर दिए हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस लेवल एक सिंपलर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको केमिस्ट्री समझाने वाला हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि अगर ये सीरीज़ आपने कंप्लीट कर ली तो आपको केमिस्ट्री एकदम सिंपल लगने लगेगी, ईजी लगने लगेगी और बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट कर दोगे और बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे आप केमिस्ट्री में। ओके, तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम टारगेट कौन सा है। 11th क्लास, 12th क्लास, जेई, नीट, क्या एग्ज़ाम टारगेट है आपका, और उस हिसाब से वन बाय वन इस सीरीज़ को ख़त्म करते रहना। क्योंकि यहाँ पे जेई नीट की प्रिपरेशन तो मैं कराऊंगा ही केमिस्ट्री की, 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री कंप्लीट, हर एक चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। PYQs, रिवीजन क्लासेस, ये सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। ओके, तो चलिए प्रारंभ बैच को स्टार्ट करते हैं। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि विच इज़ योर टारगेट एग्जाम। ओके, चलिए, तो वेलकम टू प्रारंभ बैच 2026, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले भी, तो केमिस्ट्री रीस्टार्ट क्यों है? क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिया था और बिजी हो गया था वहाँ पे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा था। बट आई एम बैक विथ माई फुल डेडिकेशन, फुल कंसिस्टेंसी। और अब यहाँ ऑनलाइन में बहुत कुछ करना है आपको, सिंपल लैंग्वेज में केमिस्ट्री समझानी है। आपके टारगेटेड जो एग्ज़ाम है वहाँ तक मुझे ले जाना है आपको। तो अभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये क्लासेस आपको कंसिस्टेंटली मिलेंगी। प्रारंभ बैच कंसिस्टेंटली आपको मिलेगा। यहाँ पे हर एक चैप्टर्स हम सिंपलर वे में समझेंगे। ठीक है, आप कमेंट डाउन करके बता भी सकते हो अगर कोई कन्फ्यूजन्स होंगी किसी भी टॉपिक में, तो मैं वन बाय वन कंप्लीट करूँगा। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग क्यों? 11th क्लास का फोर्थ चैप्टर आई थिंक, ठीक है, फोर्थ चैप्टर ही है, तो केमिकल बॉन्डिंग ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो सर? केमिकल बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि वहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की। हाउ एटम्स कंबाइन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कितने कितने कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं, किस तरह से होते हैं, मतलब बेसिक जो है केमिकल केमिस्ट्री की, वो सब केमिकल बॉन्डिंग में। इसलिए मैं केमिकल बॉन्डिंग पहले स्टार्ट करूँगा, देन मोल कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, फिर वन बाय वन करके एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री फिर धीरे धीरे हम खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो वन बाय वन खत्म करेंगे यार, फोड़ देंगे। मुझे तुम पे भी भरोसा है और तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा। हम फोड़ के रहेंगे पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से, वन बाय वन सब कुछ खत्म करेंगे। और नीट वालों, NCERT बेस्ड चीज़ें भी मैं लाऊंगा, वन बाय वन हम NCERT बेस्ड चीज़ें भी रखेंगे। रोड मैप कल आपको मिल जाएगा, क्या क्या मैं करने वाला हूँ। आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री रीस्टार्ट, थोड़े से टॉपिक्स मैं ख़त्म करूँगा बहुत कम टाइम लेते हुए, और फिर नेक्स्ट प्रारंभ बैच की हर एक सीरीज़ को आपको ख़त्म करके देना है। और फुल, जैसे मेरी डेडिकेशन एक हाई एनर्जी दिख रही है, ऐसे आपकी भी हाईयर एनर्जी होनी चाहिए। फुल डेडिकेशन के साथ लग जाओ यार, बहुत अच्छा होने वाला है आगे का ईयर। ओके, चलिए, तो केमिस्ट्री रीस्टार्ट में क्या क्या है? 11th क्लास की केमिस्ट्री, 12th क्लास की केमिस्ट्री, जेई की केमिस्ट्री, नीट की केमिस्ट्री, यहाँ पे क्या क्या करने वाले। देखो 11th की केमिस्ट्री में अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे हम। केमिकल बॉन्डिंग में क्यों, मैंने बताया ही आपको। 12th क्लास की केमिस्ट्री में सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा। सोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगा कि अगर आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास पास आउट हो गए हो, 12th में आ गए हो तो, और 11th की केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी है, बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो कैसे आप 12th क्लास की केमिस्ट्री अच्छे से टैकल कर सकते हो और 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर जेई की प्रिपरेशन, तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते रहते हैं, सर, मैम, सर ये बताइए कि 11th 12th की केमिस्ट्री के साथ हम जेई की प्रिपरेशन, 11th 12th के साथ हम जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है। तो हाँ, आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि सिलेबस वही है, कुछ सिलेबस जेई का थोड़ा सा ज़्यादा है,
ठीक है। क्योंकि आईआईटी में पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री से वो रिमूव कर दिए गए, एनसीईआरटी से रिमूव कर दिए गए हैं। नीट तो बेस्ड है ही पूरा एनसीईआरटी पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टुडेज रोड मैप? आज का रोड मैप क्या है? तो हम पढ़ेंगे वाई एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं भाई, ठीक है। स्टेबिलिटी, वाई स्टेबिलिटी मैटर्स, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ है ऑक्टेट रूल, वो क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन, आपने 3 बॉन्ड फॉर्मेशंस पढ़े हैं, 3 ही हैं, ठीक है, 3 ही हैं एक्चुअली। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, अलग मत समझिएगा, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट अलग अलग नहीं है। उसमें ही उसी का पार्ट ही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, कोवैलेंट बॉन्ड का, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एंड थर्ड वन इज मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल के बीच लगता है, मेटल के एटम्स के बीच जो बॉन्ड लगता है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, उसके बारे में तो अभी आयनिक बॉन्ड ही हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये पूरा वीडियो खत्म होगा और नेक्स्ट वीडियो आपकी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का एकदम बेसिक मैंने स्टार्ट किया है कि आप समझ जाओ यार। आप 9th अगर नहीं पढ़े हो ना, 9th 10th में भी अच्छे से ध्यान नहीं दिए हो तो 11th क्लास की केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। ओके चलिए, तो वाई एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? तो 2 रीजन हैं इसके, बहुत बेसिक रीज़न मैं बता रहा हूँ। 2 रीज़न है इसके। पहला है स्टेबिलिटी, दे वांट स्टेबिलिटी। जैसे आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना कि यार आराम से घर में रहना हो, सोना हो, चाय बिस्तर पे ही मिल जाए, जो भी खाना हो वो सब कुछ बिस्तर पे मिल जाए, फ्री का वाईफाई मिल जाए, मोबाइल मिल जाए और आराम से गेम खेलना हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल रहेंगे हम। तो आप भी स्टेबल रहना चाहते हो, इसी तरह एटम भी स्टेबल रहना चाहता है। एटम चाहता है कि यार सब कुछ मुझे मिल जाए, यहीं पे मिल जाए और मैं एकदम फुलफिल्ड रहूँ। जैसे आप चाहते हो कि मैं फिल्ड रहूँ, सारा फ्री का वाईफाई सब कुछ मिल जाए, वो फिल्ड रहूँ, वैसे ही वो भी चाहते हैं कि हम फिल्ड रहें, कंप्लीटली फिल्ड रहें। एटम्स वांट, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि एटम के बाद शेल्स होती हैं, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो एटम चाहता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड रहें, ठीक है, क्या रहें, फील्ड रहें। और उस फिलिंग के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या गेन करते हैं या लूज करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, लूज या गेन, इससे क्या होता है, इससे होता है कि वो दे बिकम स्टेबल। और जब भी कोई भी चीज़, कोई भी एटम स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा डाउन हो जाती है। जैसे आपने कभी देखा है कि कोई छोटा सा बच्चा देखा है आपने, एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, छोटा बच्चा देखा है आपने, छोटा बच्चा जो होता है उसके पास हाइयर एनर्जी होती है, बहुत बहुत हर जगह दौड़ता रहेगा, हर जगह, ठीक है, दौड़ता रहता है। ही इज़ नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइयर एनर्जी है, एकदम बहुत सारी भारी एनर्जी है। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, हर चीज़ में बदमाशियाँ नहीं करता, उतनी ज़्यादा बदमाशियाँ नहीं करता, दौड़ता नहीं है इधर उधर, ठीक है, स्टेबल हो गया है धीरे धीरे, ठीक है। तो यानी स्टेबिलिटी का मैटर किससे है? स्टेबिलिटी का मैटर पोटेंशियल एनर्जी से है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी हाइयर एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अगर लोअर एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा। इसलिए हमेशा एटम्स क्या करना चाहते हैं, अपने एनर्जी को कम करना चाहते हैं, लो एनर्जी में रहना चाहते हैं, और लो एनर्जी में रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे। तो स्टेबिलिटी, एटम्स कंबाइन टू बिकम स्टेबल। एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, अभी क्वेश्चन किया हमने, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं भाई? तो इसीलिए कंबाइन करते हैं कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे आप स्टेबल होना चाहते हो, मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। हम स्टेबल कैसे हो सकते हैं? अभी आप जिस एज में हो, आप चाहते हो कि हमारा एक बेटर फ्यूचर बन जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, अच्छी फैमिली रहे, घर बनवा लूँ, कार रहे, सब कुछ रहे, स्टेबल हो जाओगे आप। ऐसे ही एटम्स भी चाहते हैं कि सब कुछ फुलफिल्ड रहे, मैं भी स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है, और सामने वाला भी स्टेबल हो जाए, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लोअर करते हैं। अब एनर्जी लोअर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करे या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। तो एटम्स, रीज़न अगर देना होगा वाई एटम्स कंबाइन, तो पहला रीज़न आपको देना है स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। जैसे सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ठीक है। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। डोनेट करने से क्या होगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में ये Na+ का फॉर्मेशन कर लेगा, और Na+ जो फॉर्म होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8, जिसमें आउटर मोस्ट शेल, लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं और वो कंप्लीट फिलिंग को शो कर रहा है। जब कंप्लीट फिलिंग होगी तो वो स्टेबल है, ठीक है। और वही चाहते हैं, हर एक एटम वही चाहता है कि स्टेबल हो जाए। ऐसे ही क्लोरीन का अगर देखा जाए तो क्लोरीन नॉर्मल स्टेट में क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287,
ठीक है, अगर केलमन रूल से जाएं, हम 9th क्लास से ही रिलेट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 अगर कंप्लीट हो जाए तो ये ठीक है स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल में किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 288 का फॉर्मेशन कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। तो Cl नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन क्लोरीन, Na प्लस आयन इज मोर स्टेबल देन Na। एटम्स कंबाइन करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, हाइयर पोटेंशियल एनर्जी लो स्टेबिलिटी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। अब दूसरा रीज़न, पहला रीज़न तो ऑक्टेट रूल, पहला रीज़न तो स्टेबिलिटी थी, दूसरा रीज़न है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है भाई, ऑक्टेट रूल है कि हर एक एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, हीलियम को छोड़ के, लिथियम को छोड़ के, जो हीलियम के आसपास वाले एटम्स हैं उनको छोड़ के हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, तो वो शेल क्या हो जाती है, कंप्लीटली फिल्ड। और अगर कंप्लीटली फिल्ड हो जाए शेल, तो उस केस में एटम क्या हो जाता है, स्टेबल। तो इसीलिए एटम्स चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, ठीक है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर करते हैं, या तो गेन करते हैं, या गेन करेंगे या लूज करेंगे, ठीक है, लॉस करेंगे, या फिर क्या करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, या फिर शेयरिंग करेंगे, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल वे में इसको बताऊं, आपके यहाँ पड़ोसी हैं, मान लो आपके घर के अगल बगल कोई पड़ोसी है, उसके घर चाय बनाने के लिए चीनी कम पड़ गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो आ गया आपके घर डोरबेल बजाने, सर भैया चीनी दे दो, ठीक है, आपने दे दिया, शुगर दे दी। अब वो शुगर लेके गया, चाय बनाया, ठीक है, क्या हुआ, आपने कुछ डोनेट किया, कुछ दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लेट कर लो आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया। अब आप दोनों के बीच क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, कि नहीं, एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसके घर आलू का पराठा बनेगा तो वो ला के आपको देगा, ठीक है, उसने अब डोनेट किया, आपने टिट फॉर टैट होता है कि नहीं पड़ोसियों के बीच, ठीक है, कि हाँ अरे वो उन्होंने कुछ दिया था तो मैं भी कुछ ले आके दे दूँ, ठीक है। हमारे यहाँ तो होता है कि अगर कुछ आ गया है किसी के घर से और डिब्बे में आया है, तो मम्मा कहती हैं कि खाली डिब्बा नहीं भेजते हैं, उसमें कुछ रख के भेज दो, ठीक है, ऐसे ही नहीं भेजना है, तो उसमें कुछ रख के दे दिया जाता है पड़ोसी को, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम, उन्होंने कुछ दिया, मैंने कुछ दिया, अब हमारे बीच क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया, किसी सामान को लेके ऐसा बॉन्ड बन गया। लेट करो कि उसके घर कपड़े प्रेस करने वाला जो आयरन आता है वो नहीं है, वो खराब हो गया उनका, तो अब क्या, वो अगर मांगने आएंगे तो आप कंप्लीट दे दोगे, नहीं दोगे ना, कहोगे सर करके ले आके दे देना, प्रेस करके ले आके दे देना। अब क्या हुआ, शेयरिंग हुई, यानी एक कंडीशन में आपने कंप्लीट डोनेट कर दिया था, और एक कंडीशन ऐसी आई जब आप शेयरिंग कर रहे हो, दे रहे हो, डोनेट नहीं कर रहे हो, शेयर कर रहे हो कि ले जाओ, जब तुम्हें काम है तब तक रखो, फिर मुझे ले आके दे देना, ठीक है। यही चीज़ होती है कोवलेंट बॉन्ड में, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो दो तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, एक कि कंप्लीट डोनेट कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन को, तब बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है भाई, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक, आयनिक बॉन्ड। दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए कैसे होगा शेयरिंग और सारी चीज़ें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ये है, ये चीज़ है, ठीक है, मैं वेट अ मिनट, हाँ 19, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2881 आएगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्लोरीन का, ये पोटेशियम का है, पोटेशियम, ठीक है, और ये क्लोरीन का है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287 आएगा। अब अगर पोटेशियम क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, किसको डोनेट कर दे, क्लोरीन को डोनेट कर दे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, पोटेशियम पे एक प्लस चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसने डोनेट किया है एक इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। इसको भी डिटेल में समझेंगे। 288, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल हो गया, ठीक है। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, क्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 288 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच, क्योंकि ये आयन्स हैं, तो इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है आयनिक
बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड भाई? आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसी तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप हमको बताओगे, आप मुझे बताओगे कि वाई डज Na फॉर्म Na प्लस। क्यों भाई, क्यों Na जो है, सोडियम जो है, ये Na प्लस ही बनाता है, Na माइनस क्यों नहीं बनाता? ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है वो कैसी होने वाली है, किसकी होने वाली है? केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और एक वन शॉट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं। ठीक है, और जितने भी कॉन्सेप्ट बनाए, ये जो दिया हुआ है Na+Cl नेगेटिव, ये आयनिक बॉन्ड ही यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, एक्चुअली बॉन्ड बॉन्ड होता क्या है? तो बॉन्ड होता ही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को तो बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या फिर उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके ओके, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विच इज़ योर टारगेट एग्जाम। थैंक यू।